Good morning to all of you. My name is Himanshi. I am from 12th standard. Firstly, I thanks to my class teacher to giving me this wonderful opportunity, and today I am standing here to telling about this wonderful topic, new centers of power. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसके बाद बीपोलैरिटी वर्ल्ड आता है, जिसमें हमारे पास दो पोल्स होते हैं. फर्स्टली वन इज़ यूएसए एंड सेकेंड वन इज़ यूएसएसआर. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो यूएसए है उसका डोमिनेंस बचता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर एक ही जो पावर है वो परफॉर्म होती है. अब उस डोमिनेंस को यूएसए के डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ नए सेंटर्स ऑफ पावर बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में. अब जो ये यूरोपियन यूनियन है ये वो कंट्रीज़ यूरोप की वो कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर को फॉलो कर रही थी, उसके कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी. अब इसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो यूरोप की जो कंट्री हैं उनकी जो इकोनॉमिक है कंडीशन जो होती है वो डैमेज हो जाती है. तो उसको रिवाइव करने के लिए यूएसए इसकी हेल्प करता है. उसमें मार्शल प्लान के थ्रू ये उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता है. फाइनेंशियली हेल्प से वो उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी ग्रोथ हो जाए, इसलिए वो उसको मार्शल प्लान से हेल्प करता है. सेकेंड पॉइंट इज़ OEEC इन 1948. नाउ व्हाट इज़ OEEC? OEEC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि 1948 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है जो कि यूरोपियन की कंट्रीज़ को इकोनॉमिक कॉपरेट करेगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ EC एस्टेब्लिश इन 1949. अब जो यूरोप की काउंसिल है एज अ पार्टी इंटीग्रेशन लेवल पर डेवलप करने के लिए यूरोपियन काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाता है 1949 में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ EU एस्टेब्लिश इन 1992. अब यूरोपियन यूनियन को फाइनली एस्टेब्लिश किया जाता है 1992 में. अब इसका खुद का इट हैज़ इट ओवन फ्लैग, खुद का फ्लैग होता है, करेंसी, एंथम एंड फाउंडिंग डेट्स, ये सब जो हैं ये खुद के बनाता है. अब जो वहाँ पर करेंसी होती है, जो यूरोपियन यूनियन की जो यूरोप्स कंट्रीज़ होती हैं उसमें सेम ही करेंसी को वो लागू कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूरोपियन इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड इकोनॉमी इन 2005. और 2005 के आज की या प्रेजेंट की करंटली की बात करें तो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी यूरोपियन यूनियन है. परमानेंट, अब जो यूरोपियन यूनियन है ना उसको एक पावरफुल यूनियन बनाता है परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का जो फ्रांस है. अब जो फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, इसलिए ये इसको पावरफुल बनाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आसियान. आसियान को हम ये नहीं बोल सकते कि ये यूएसएस को चैलेंज कर सकता है बट हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो इकोनॉमी है वो फास्टर डेवलप हुई थी, इसलिए हम इसको इसमें रीड कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि इसकी फास्टर डेवलपमेंट कैसे हुई इकोनॉमी से. आसियान. नाउ व्हाट इज़ आसियान? आसियान इज़ द फुल फॉर्म मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. फॉर्मेशन आसियान की 1967 में होती है. आसियान लोगो, आसियान का खुद का एक लोगो होता है जिसके अंदर 10 कंट्रीज़ होती हैं और वो 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी जो होता है वो इसके आसियान के लोगो में 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो आसियान के मेंबर हैं, और ये बताता है कि उनके बीच में कैसे सॉलिडरिटी है, हार्मनी है और कैसे वो एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से स्पॉट करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव. अब देखो आसियान का क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब आसियान को क्यों बनाया गया होगा. आसियान को इसलिए बनाया गया ताकि वो सोशली प्रोग्रेस कर सके, सोशली, कल्चरली और इकोनॉमी अपनी प्रोग्रेस कर सके, इसलिए उन्होंने ये बनाया. इन 2003 अब ऐसे ही इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ 3 कम्युनिटीज़ को बनाया गया. फर्स्ट वन इज़ सोशो कल्चरल, सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी और इकोनॉमिकली, यानी कि 3 कम्युनिटी को बनाया गया जिससे ये एक साथ मिलकर काम करेंगे और उसमें इनकी डेवलपमेंट होगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज. अब जो फ्री ट्रेड एरिया है उसमें इसने इन्वेस्टमेंट और लेबर सर्विसेज में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू किया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइज ऑफ चाइनीज़
इकोनॉमी। अब जो आसियान है वो तो इसको मात नहीं दे सकता यूएसए को, लेकिन हम पढ़ेंगे कि चाइना जो है वो उसकी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो रही है। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इन दिस। राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग इन 1978। जो चाइना है वो 1978 में अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू कर देता है। फर्स्टली ये क्या करता है, ये कम्युनिज़्म को फॉलो करता है जो कि यूएसएसआर का पार्ट होता है। अब ये कम्युनिज़्म को फॉलो करता है तो ये यूएसए के साथ अपने रिलेशन कोई नहीं रखता, ना तो उनको इन्वेस्टमेंट करने देता है, ना कोई प्राइवेटाइजेशन रखता है। तो ये वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। लेकिन चाइना डेवलप देयर रिलेशन विद यूएसए। अब ये यूएसए के साथ अपने रिलेशन डेवलप कर लेता है 1972 में। दे इंट्रोड्यूस ओपन डोर पॉलिसी, और जो लीडरशिप जो कर रहे होते हैं वहाँ पे डियांग जियोपिंग, उसके अंडर में वो ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आओ और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पर सेक्टर प्रोड्यूस करो। नाउ एफडीआई इंट्रोड्यूस, और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एज ग्लोबली हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया की जो चाइना इकोनॉमी है वो 2040 के अंदर यूएसए को मात दे सकती है, यूएसए को चैलेंज कर सकती है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि वहाँ पर जो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसके हिसाब से वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है। लेकिन हम एज अ ग्लोबली और हम बोल सकते हैं कि जो चाइना इकोनॉमी है वो सबसे बेस्ट इकोनॉमी 2040 में मानी जाएगी। नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इंडिया एंड चाइना रिलेशन। इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर हम बात करें तो वो लिमिटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। मतलब हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत ही हर वक्त लिमिट ही रहे हैं। कभी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होता रहा है तो कभी कुछ ऐसे हमारे साथ उनके कन्फ्लिक्ट रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं। जैसे कि कुछ अरुणाचल प्रदेश का कोई पार्ट था, उसके साथ जो है हमारा कुछ अच्छे से संबंध नहीं थे, लड़ाई हो गई थी, तो मिलिट्री डिस्प्यूट्स भी हुए थे, कुछ वॉर भी हुए थे। तो हमारे इस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो चाइना में विज़िट करते हैं टू इम्प्रूव रिलेशन विद चाइना। जब वो यहाँ पे विज़िट करते हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ हमारे रिलेशन थोड़े से इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन ऑल हम बोल सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो वेरी लिमिटेड हैं। सो in all this session we will discuss about new centers of power. Thank you.